तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे जो कि शेयर्स चैप्टर में स्पेसिफिकली हमने सीखनी होती है। सो सबसे पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया गया है। वो कहाँ पे दिया गया है? वो दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में। ठीक है जी। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो पूरा फॉर्मेट है वो हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है मेन जो जनरली हमें बनाना होता है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और होती हैं जो जनरली हमें बनानी होती हैं, बट बेसिकली ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है, सिर्फ इतना। ठीक है ना। और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है नोट्स टू अकाउंट्स। अब वो नोट्स टू अकाउंट्स कैसे कैसे बनता है वो उसका पूरा फॉर्मेट हमारे सामने यहाँ पर है। अभी हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब जो बैलेंस शीट अभी तक हमने सीखी थी वो ऐसे सीखी थी कि यहाँ पर सारी की सारी क्या हो जाती है, यहाँ पर सारी की सारी लाइबिलिटीज आ जाती थी और यहाँ पर सारी की सारी एसेट्स आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये वाली जो हमने पहले सीखी थी उसको कहते थे हम वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं वो किसको, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट क्योंकि इस तरीके से सारे अमाउंट सामने सामने लिखे होते हैं। ठीक है ना। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले सारी की सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये जब पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म होने के बाद सेकंड नंबर से शुरू होगा हमारी सारी की सारी एसेट्स। ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी बैलेंस शीट होती है। अब बहुत सारे हेड्स होते हैं जो कि हमें याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में हम सीखेंगे ऑफ थर्ड बुक। ठीक है। चलिए, अब शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले आता है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल आता है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है यहाँ पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके बारे में बता रहा था कि और भी एक आधी चीज़ आ जाती है, तो वो ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि इससे भी एक दो चीज़ें या फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है। तो फिलहाल अभी मेन जो मुद्दा है मेरा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल है। सर शेयर कैपिटल कैसे? तो शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें निकालना पड़ता है नोट नंबर 1। अभी नोट नंबर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। नोट नंबर 1 ये रेफरेंस के लिए यूज़ करा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स के। ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट शेयर कैपिटल, तो ये फर्स्ट क्या है कि ये बता रहा है कि नोट नंबर 1 है। ठीक है ना। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट ये किसके लिए होता है? बैलेंस शीट के लिए, इसलिए इसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो वहाँ पर तीन चार चीज़ों को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करा गया है। वो चार चीज़ें क्या क्या हैं? पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L। दूसरा होता है बैलेंस शीट। तीसरा होता है उसके नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होता है 12th क्लास में। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आएगा बेटा। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में है तो प्रेफरेंस शेयर। कितने का शेयर है? जनरली 10 रुपये का होता है, तो एन नंबर ऑफ शेयर्स जितने हमें क्वेश्चन में ऑथराइज्ड वाले दे रखे होंगे, और 10 रुपये का एक मान लीजिए। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो 1 लाख था, 1 लाख इंटू 10, दैट अमाउंट वुड बी 10 लाख रुपीज़। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। प्रेफरेंस क्वेश्चन में जनरली नहीं होता तो मैं उसको लूंगा नहीं। अब क्योंकि दो अमाउंट नहीं होंगे यहाँ पे, सिर्फ एक अमाउंट होगा। अब एक अमाउंट होगा तो उसी के नीचे हम क्या कर देंगे, सीधा डबल लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल, जनरली क्वेश्चन में दे रखी होती है आपको। ऑथराइज्ड तभी लिखनी है जब क्वेश्चन में दे रखी हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल की बात करें तो इशूड कैपिटल में भी सेम गेम होता है। इक्विटी शेयर्स जनरली दे रखे होते हैं, जितने हमने इशू करे सिर्फ वो वाले नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऑथराइज कितना हूँ मैं, 1 लाख, लेकिन मैंने इशू करे सिर्फ और सिर्फ 80,000। तो यहाँ पर आएगा 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 8 लाख रुपए। ठीक है। अब आती है बात सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो हेड्स होते हैं बेटा। इसके अंदर ये दो हेड होते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और इसके अंदर एक और हेड होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने नंबर ऑफ शेयर्स और कितने रुपए के? ये यहाँ पर वो शेयर आएंगे जिनसे हमने पूरे 10 रुपये मंगाए। मतलब मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था और हमने उनसे पूरे 10 रुपये मंगाए, पूरे 10 रुपये मंगाए। ठीक है ना। तभी वो शेयर इस कैटेगरी में लाई करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि हमने पूरे 10 रुपये मंगाए लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, कुछ कुछ शेयर्स के ऊपर कुछ पैसा नहीं मिला, तो उतने शेयर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है। तो ऐसा पूरा सिनेरियोस चलेगा, अलग अलग केसेस बनेंगे बहुत सारे, उनके बारे में हम धीरे धीरे विद द क्वेश्चंस हम सीखेंगे। ठीक है।
अब एक चीज़ और होती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होता है कि जी वो वाले शेयर्स जिनसे हमने पूरे 10 रुपये या तो नहीं मंगाए, मान लीजिए 10 के बदले हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ 8 ही मंगाए हैं, 2 रुपये बाद में मंगाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कितने मंगाए हैं, 8, तो वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे, नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि हमने कुछ शेयर्स थे जिनसे हमने पूरा पैसा मंगाया था 10 रुपये, लेकिन उनसे हमने अरियर्स हो गए, कॉल्स इन अरियर्स हो गए, ठीक है ना। अब अगर कॉल्स इन अरियर्स हुए हैं तो उस टाइम पे भी वो वाले शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। और एक लास्ट हेड आता है फोर फिटेड शेयर्स। अब ये फोर फिटेड शेयर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। इसमें प्रॉफिट आता है जितने शेयर्स हमने फोरफिट करे होते हैं, बट री इशू नहीं करे होते, बट नॉट री इशूड, वो वाले शेयर्स के ऊपर का अमाउंट, वो वाला प्रॉफिट, वो प्रॉफिट यहाँ पर आता है फोरफिटेड शेयर अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट अमाउंट आएगा, जो इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, टोटल जो बाहर होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से फोरफिटेड शेयर का अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जितने भी अमाउंट्स यहाँ पर होंगे उन सबको हम प्लस करके जो अमाउंट नेट बचेगा वो वाला अमाउंट हमारा ऐसा आएगा जो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे, कहाँ पे सर, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनता है। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ टी एस ग्रेवाल बुक। सिमको लिमिटेड issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20% payable along with the application। मतलब सारा का सारा पैसा हमने एक बार में मंगा लिया। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो शेयर होल्डर्स फंड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक। चलिए, सबसे पहले जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल कर लेते हैं फटाफट से। तो जर्नल क्या होगी, क्योंकि सारा का सारा एक बार में आ गया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20,000, और 10 रुपये हमने मंगाए थे लेकिन प्रीमियम पे, तो यानी 12 रुपये मंगाए थे एक तरीके से हमने, तो 12 रुपये पूरे के पूरे हमें एक बार में आ गए, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,40,000, और यही सेम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र करा जाता है, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम भी है तो टू एस पी आर अकाउंट, ठीक है ना। ये पूरा 2,40,000, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 लाख, क्योंकि 20,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, और यहाँ पे 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो दैट वुड बी 40,000, करेक्ट है, यस। सो अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में देखिए क्या हुआ। बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ सिमको लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, क्या हमें ईयर दे रखा है, नहीं, तो ईयर को मैंने खाली छोड़ दिया। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उन्होंने क्या मांगा है हमसे, शेयर होल्डर फंड। अगर मैं आपको बताऊं, शेयर होल्डर फंड में एक चीज़ और आती है, शेयर होल्डर फंड में एक चीज़ और क्या आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो आ जाते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इट इज़ अ रिजर्व, ठीक है ना, तो वो रिजर्व भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब शेयर कैपिटल की हम बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल में क्या क्या अमाउंट्स आएंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए एक नोट बना लिया हमने। नोट में सबसे पहले क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, भले ही हमें नहीं दे रखा है लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल हम लिखेंगे, ठीक है ना, हम लिखेंगे कि वो ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में नहीं दे रखा, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना, हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इशूड कैपिटल, क्या हमें इशूड कैपिटल पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है, तो इशूड कैपिटल के बारे में लिखेंगे ऐसे, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, दैट वुड बी 2 लाख रुपीज, और यहाँ पर डबल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हेड हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल बेटा। अब जितने हमने इशू करे थे उतने ही सब्सक्राइब हुए शेयर्स, तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, यही वाली लाइन आ जाएगी, जो ऊपर वाली लाइन थी वही वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं तो करूँगा थोड़ी सी चीटिंग, अमाउंट भी यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपए, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, डबल लाइन,
ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाला जो अमाउंट है, हम ये वाला अमाउंट कहाँ पे शो करेंगे, शेयर कैपिटल में। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके आगे मैं लिखूंगा सबसे पहली बात तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या अमाउंट, 2 लाख रुपीज़। अब आप बोलोगे जी प्रीमियम भी तो था, तो प्रीमियम पे तो आपने लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो 10 रुपये 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा वो कैपिटल का ही बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटल तो कितने का था, 10 रुपये का था, इस वजह से मैंने 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया। प्रीमियम का क्या होगा फिर सर, प्रीमियम के लिए एक अलग से नोट बनेगा बेटा, नोट, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें मैं लिखूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब वो प्रीमियम कितने का आएगा, 20,000 शेयर्स थे, इनटू में 2 रुपए का एक प्रीमियम। सो अमाउंट तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 40,000 रुपये, और ये भी क्लोज। और ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर और 40,000 रुपये। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, ये रेफरेंस के लिए यूज़ करे जाते हैं कि जी शेयर कैपिटल का अमाउंट कौन से नोट से आया, नोट नंबर 1 से आया। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कौन से नोट से आया, नोट नंबर 2 से आया। ठीक है जी। तो ये रेफरेंस के लिए यूज़ करे जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम करेंगे। So we have next question, that is illustration number 9. Tractors India Limited is registered with an authorized capital of rupees 10 lakh. तो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी अपने को क्या दे रखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है। ठीक है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा इस बार, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करा गया है, सही। अब 2 रुपये शेयर एप्लीकेशन पे, 8 रुपये हमने मंगाए बेटा अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड and the all amount was due was received except the first and final call money on 500 शेयर्स। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जी हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स हमारी क्या है, सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल, फिर उसके बाद इशू कितने करे हमने, इशू करे बेटा 50,000 शेयर। ठीक है ना। उसमें से हमें 500 शेयर ऐसे थे जिनसे हमें फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल कितने की थी, वो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं फाइनल कॉल का अमाउंट निकाल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी बेटा 2 रुपये की, ये देखो लिखा हुआ। फिर उसके बाद अलॉटमेंट कितने की थी, अलॉटमेंट थी 8 रुपये की, लेकिन उसमें कुछ था, क्या था वो, 3+5 थी वो। ठीक है ना। और रही बात फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल कितने की बच गई सर, 2 3 5 रुपये यहाँ गए कैपिटल के। तो कैपिटल था कितने का इन टोटल, कैपिटल एक 10 रुपये का शेयर था, तो 5 रुपये बचे, तो 5 रुपये यहाँ जाएंगे फाइनल कॉल के। ठीक है। तो फाइनल कॉल हो गई हमारी 5 रुपये की, इसका मतलब उस व्यक्ति ने 500 इंटू 5 रुपये नहीं दिए, यानी उसने कितना पैसा नहीं दिया बेटा, 2,500 रुपये नहीं दिया। ठीक है, 2,500 रुपये नहीं दिए। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले 500 शेयर तो ऐसे हो गए जिनसे हमें पूरा पैसा हमने मंगाया, पूरे 10 रुपये मंगाए, लेकिन हमें पूरे 10 रुपये मिले नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में जाना चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ 50,000 में से 500 अगर हम घटा दें, तो बाकी बचे हुए शेयर यानी 49,500 शेयर तो ऐसे हो गए जिनसे हमने पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा हमें मिल भी गया, फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में आने चाहिए वो। सही बात है। ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे बैलेंस शीट बनाते हैं, चलिए। और अगर मैं आपको एक चीज़ नोट करवा दूं, एक ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखनी थी जो कि नहीं लिखी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा गया है, शेयर कैपिटल का हेड मांगा है, और कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है ना। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का लिखाना है, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बनाना क्वेश्चन में। ठीक है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, क्या मैं इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखूंगा, लिख सकता था, परंतु क्वेश्चन ने हमें बोला ही नहीं है। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि आप सिर्फ क्या दिखा दीजिए, शेयर कैपिटल दिखा दीजिए, तो मैं सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाऊंगा। ठीक है। फिर शेयर कैपिटल के लिए नोट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, क्या मुझे ऑथराइज कैपिटल पता है, बिल्कुल सर पता है इस बार तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है बेटा, ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो ये अमाउंट हमें कितना मिल जाएगा, हमें अमाउंट मिल जाएगा बेटा 10 लाख रुपए। करेक्ट है। अब इशूड कैपिटल में कंपनी ने शेयर कितने इशू करे, शेयर इशू करे बेटा ओनली 50,000, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज़ आ जाएगा। करेक्ट है, यस। अब बात आती है सारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर बेटा दो हेड बन जाएंगे इस बार, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये दो हेड्स आ गए हमारे सामने। अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे, 49,500 शेयर्स आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49,500 शेयर्स। सर यहाँ पे इतने ही क्यों आए वापस से एक बारी, तो सर इस सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने उनसे पूरे 10 रुपये मंगाए थे और उनसे पूरे 10 रुपये मिल गए। 500 शेयर ऐसे थे जिनसे हमने पूरे 10 रुपये मंगाए तो थे, परंतु हमें उनसे पूरे पैसे मिले नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर आएंगे वो, क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप मतलब हमसे हमें उनसे पूरा पैसा नहीं मिला। ठीक है ना। तो 500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,000, हमारा टोटल अमाउंट हो गया 500 × 10। अब इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितने के हुए सर, सिंपल सी बात है, 500 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट यानी 5 रुपये, यानी सर 2,500 रुपये हमें नहीं मिले बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हम पर अमाउंट आएगा नेट, दैट इज 2,500। अब बेटा जो एक लास्ट चीज़ आती है हमारे सामने कि शेयर कैपिटल में फिर कितना पैसा हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कौन सा, जो इन दोनों का सम होगा। ठीक है ना। इन दोनों का सम सर कितना आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम सिंपल है 497,500। ये वाला अमाउंट हम फाइनली यहाँ पर लिखेंगे 497,500। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, अब ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 43, पुरानी बुक्स में है, और 44 जो है आज की तारीख में नई बुक में है। ऑन 1 अप्रैल 2022, पी लिमिटेड, ये नाम आपकी बुक्स में अलग अलग होंगे, किसी में पहनावा होगा, किसी में कुछ और होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। तो दो चीज़ हमें पता चल गई। सबसे पहले तो ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, और इशूड वाले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 90,000। और हमें एप्लीकेशन सामने से कितनी आई, 85,000 एप्लीकेशन आई। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। अच्छा जी, ये और एक नई चीज़ आ गई जी हमारे सामने कि 8 ही रुपये मंगाए हमने। ठीक है ना। तो 8 ही रुपये मंगाने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बेटा 8 ही रुपये मंगाए गए हैं, यानी फुल्ली पेडअप तो होगा ही नहीं, एक भी शेयर फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में नहीं आने वाला इस बार। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या हुआ क्वेश्चन में, ज़रा देखिएगा ध्यान से। आगे लिखा हुआ है जी, Paras holding 1,000 shares did not pay allotment money or of ₹3 per share and first call money of ₹2 per share. ठीक है। While they holding 2,000 shares did not pay first call money of ₹2 per share. पारस शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जी सिर्फ और सिर्फ पारस के शेयर ही हमने क्या करे हैं, फोरफिट करे हैं। ठीक है। और उन पारस के शेयर थे कितने इन टोटल, पारस के शेयर थे भैया 1,000 शेयर थे। ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जी लेटर ऑन 500 शेयर्स ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर। ठीक है। तो इसका मतलब हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे, उसमें से फोरफिटेड वालों में से 500 शेयर हमने री इशू कर दिए। ठीक है ना। और 8 रुपये का मान के हमने उसको री इशू करा, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है भैया, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है। चलिए अब बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स थे 90,000, 1 लाख, 1 लाख वाले ऑथराइज थे और 90,000 वाले इशूड, और सब्सक्राइब कितने हुए 85। तो सब्सक्राइब तक की कहानी पहले हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मेट एज इट इज़ ये बनेगा वापस से। अब फॉर्मेट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स पे हम आते हैं। नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे सर, शेयर्स थे 1 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और हमारा अमाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा।
हमने इशू कितने करे सर? इशू करे हमने 90,000 शेयर्स, और 10 रुपये का एक था, 9 लाख रुपये बेटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप वाली कैटेगरी। क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप वाली कैटेगरी में एक भी शेयर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 8 ही रुपये मंगाए हैं हमने। तो इसका मतलब फुल्ली पेडअप होने के लिए क्या ज़रूरी है? फुल्ली पेडअप होने के लिए सारे का सारा पैसा मंगाया हुआ होना ज़रूरी है। अब क्या मैंने पूरे 10 रुपये मंगाए किसी भी शेयर से? नहीं। तो एक भी शेयर फुल्ली पेडअप वाली कैटेगरी में तो नहीं आने वाला, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 8 ही रुपये मंगाए हैं सारे शेयर से। ठीक है ना? तो ये तो क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद आगे क्या बोला गया? इसके आगे बोला गया है कि 85,000 इक्विटी शेयर्स थे। अब 85,000 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से अब कहानी समझिएगा ज़रा क्या हुआ है क्वेश्चन में। सर 85,000 शेयर्स थे, उसमें से दो व्यक्ति ऐसे थे, एक था पारस जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, और एक व्यक्ति था देव जिसके पास 2,000 शेयर्स थे। इन ये जो पारस के शेयर थे, इसने कहाँ कहाँ पे मुझे पैसा नहीं करा पे? इसने अलॉटमेंट पे सर पैसा पे नहीं करा। अलॉटमेंट कितने की थी? 3 रुपए की। और फर्स्ट कॉल पे पैसा पे नहीं करा, जो कि कितने की थी? 2 रुपए की थी। क्या यही लिखा हुआ है? देखिए, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी। ठीक है। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल पे पैसा पे नहीं करा, और फर्स्ट कॉल अगेन यहाँ पर कितने की थी? 2 रुपए की थी। ठीक है। अब इसके बाद जब हमारी बारी आई फोरफिट करने की, तो बारी आई फोरफिट करते समय हमने फोरफिट कितने करे? सिर्फ और सिर्फ पारस के 1,000 शेयर फोरफिट करे, और इसमें से भी जब री इशू करने की बारी आई तो री इशू हमने कितने करे? 500 शेयर री इशू करे। क्या ये सही है सभी के लिए? यस। इतना तो मैंने बस क्वेश्चन की बात भाषा बोली है, मैंने और कोई चेंज नहीं करा अपनी तरफ से। ठीक है ना? अब समझिएगा। तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं हमारे बैलेंस शीट बनाते समय। अब मैंने हर एक हेड के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन से हेड में कौन से नंबर ऑफ शेयर्स या कौन से अमाउंट्स आने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जी ऐसे शेयर जिनसे हमने पूरा का पूरा पैसा मंगाया, अगर 10 रुपये का शेयर था और हमने उनसे पूरा पैसा मंगाया है, तो वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शेयर भी तो हो सकते हैं ना जिनसे हमने पूरा पैसा मंगाया था, लेकिन हमें उनसे पूरा पैसा मिला नहीं, पूरा पैसा नहीं मिला, तो वो उनको हम क्या कर लेते हैं? अरियर मान लेते हैं, कॉल्स इन अरियर्स मान लेते हैं। अब कॉल्स इन अरियर्स मानने के बाद उनको हम क्या करते हैं? जनरली फोरफिट कर लेते हैं, और फोरफिट करने के बाद उनको री इशू कर देते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे जितने भी शेयर होंगे जिनको हमने फोरफिट करके री इशू कर दिया, वो वाले सारे शेयर्स क्या हैं? वो तो वापस से फुल्ली पेड अप बन गए ना। लेकिन कंडीशन ये है बस कि री इशू जब कराए उनको, तो हमने फुल्ली पेड अप मान के ही कराए, फुल्ली पेड अप मान के कराए। तो अगर हमने उनको फुल्ली पेड अप मान के री इशू कर दिया, तो वो भी तो इसी कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। तो यही दे रखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स प्लस सब शेयर्स फोरफिटेड एंड री इशूड। लेकिन बस कंडीशन इतनी हो कि फोरफिट होने के बाद जो री इशू करा गया, तो री इशू फुल्ली पेड अप मान के करा गया हो। ठीक है ना? अच्छा जी। अब यहाँ पे बात आती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ऐसे कौन से शेयर्स थे? तो समझिएगा ध्यान से। भैया सारे वो वाले शेयर्स जिनसे हमें पैसा या तो पूरा नहीं मिला, या फिर हमने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं था। अब जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में हमने 85,000 एप्लीकेशन हमें मिली थी, उसमें से उन सभी से हमने 8 रुपये मंगाए थे अभी तक। तो यानी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है ना? ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर्स टोटल माइनस ऐसे शेयर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली जिनको हमने फोरफिट करा और री इशू भी कर दिया, उनको हमने माइनस करना है। यहाँ पे प्लस करा था, यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है। अच्छा जी। अब कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन अरियर्स में क्या होगा? कॉल्स इन अरियर्स में वो वाले सारे अमाउंट आएगा जिनसे हमें पैसा नहीं मिला, पर उन शेयर्स को हमने फोरफिट भी नहीं करा। हमें पैसा नहीं मिला, अरियर्स हुए, और नॉट फोरफिटेड ऐसे शेयर्स जिनसे हमें पैसा नहीं मिला और उनको हमने फोरफिट भी नहीं करा, वो वाले शेयर्स ही, उन वाले शेयर्स के ऊपर जितना हमें पैसा नहीं मिला होगा, वो हमारा अमाउंट आएगा कॉल्स इन अरियर्स में। जैसे इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, सिंपल एक रीज़न है, बहुत छोटा सा रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो, आपको याद है जब हम हमारे अरियर्स होते हैं तो उस टाइम पे हम एंट्री क्या करते हैं? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, याद है? हाँ जी। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब उन्हीं शेयर्स को हम फोरफिट कर लेते हैं, तो फोरफिट करते टाइम टू कॉल्स इन अरियर्स लिखते हैं। बिल्कुल सर, कॉल्स इन अरियर्स तो लिखते हैं। तो अब देखो, अगर ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो वो कैंसिल हो रहा है ना। और ये कैंसिल तभी हो रहा है जब हमने उन शेयर्स को फोरफिट करा है। तो अब अगर कैंसिल हो रहा है तो बैलेंस शीट में आने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसीलिए कॉल्स एंड अरियर्स में सिर्फ वो वाला अमाउंट आएगा जिनको अरियर्स तो हुए, जिनको हमने डेबिट तो करा लेकिन क्रेडिट नहीं करा, तभी तो वो डेबिट में बैलेंस बच रहा होगा, तभी तो वो अमाउंट वहां पर जाके आएगा।
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी मेरी छोटी सी। और लास्ट अमाउंट आता है मेरा फोरफिटेड शेयर का। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में वो अमाउंट आता है बेटा, जिन वो प्रॉफिट आता है बेसिकली मेरा, जिन शेयर्स के ऊपर, जिन शेयर्स को मैंने फोरफिट तो करा परंतु री इशू नहीं करा, नॉट री इशूड, ठीक है ना, री इशू नहीं करा। तो इसको निकालने के लिए कैसे, कि भाई मान लो हमने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स री इशू करे, फोरफिट करे हुए हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने 1000 शेयर फोरफिट करे थे, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 400 शेयर ही री इशू करे, तो इसका मतलब मैंने 600 शेयर रीशू नहीं करे, ठीक है ना। मुझे सिर्फ इनके ऊपर का प्रॉफिट चाहिए। मैंने जब फोरफिट करा होगा तो मेरे को तो प्रॉफिट कितने के ऊपर मिला होगा, 1000 के ऊपर, लेकिन मुझे अब प्रॉफिट कितनों के ऊपर चाहिए, 600 के ऊपर। वो जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा वो मैं कहाँ लिखूंगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। समझ आई ये वाली बात, यस। चलिए भाई अब देखेंगे ज़रा, हम बैलेंस शीट में आते हैं। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबसे पहली बात तो जी 85,000 जो शेयर्स थे वो पूरे के पूरे हमें ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनसे हमने सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़ ही मंगाए थे, ठीक है, यस। लेकिन उसमें से भी वो वाले शेयर्स देखो सारे के सारे क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप में आ रहे हैं, नॉट फुल्ली पेड अप में आ रहे हैं, तो उनमें से वो वाले शेयर्स हम माइनस कर देंगे जिनको हमने फोरफिट करा और री इशू भी करा, री इशू भी करा, ठीक है। तो हमने फोरफिट कितनों को करा, 1000 को, और री इशू कितनों को करा, 500 को। तो इसमें से मैं सीधा सीधा 500 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 84,500, ठीक है। और ऑफ ₹10 ईच, सही है। और इसके आगे लगेगा कॉलन, क्योंकि हमने 10 रुपये पूरे नहीं मंगाए थे, हमने कितने मंगाए हैं, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, तो ऐसे लिखा जाता है इसको, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किससे होगा, 8,500 इंटू 8 रुपीज़ होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा 676,000, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर्स, अब कॉल्स इन अरियर्स की बारी आएगी। कॉल्स इन अरियर्स में वो वाला अमाउंट आएगा बेटा जिनको हमने, जिनसे हमें पैसा नहीं मिला और साथ ही साथ उनको हमने फोरफिट भी नहीं करा, ठीक है। तो पैसा किन किन से नहीं मिला, पैसा इन 1000 के बदले नहीं मिला, पैसा इन 2000 के बदले नहीं मिला, लेकिन ये 1000 ऐसे थे जिनको हमने फोरफिट कर लिया, तो ये वाले नहीं आएंगे कॉल्स इन अरियर्स में, कॉल्स इन अरियर्स में सिर्फ ये आएंगे 2000। तो 2000 इंटू 2 रुपये, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर्स में कितने अमाउंट आ जाएंगे, 2000 इंटू ₹2, दिस वुड बी हाउ मच, 4000 रुपीज़। ये माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 672,000। अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है बेटा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में एक बार वापस से मेरे साथ, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में वो वाला पैसा आएगा जो प्रॉफिट हुआ है मुझे उन शेयर्स के ऊपर जिनको हमने री इशू नहीं करा, उन शेयर्स के ऊपर जिनको हमने री इशू नहीं करा, फोरफिटेड बट नॉट री इशूड, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालें, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो कि इस क्वेश्चन में मैंने कितने ऐसे शेयर्स थे, 500 शेयर ऐसे थे जिनको मैंने री इशू करा, और जिन 1000 टोटल में थे जिनको हमने फोरफिट करा, तो 1000 में से 500 माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि जिनको हमने री इशू नहीं करा, नॉट री इशूड। अब वो कोइंसिडेंस वाली बात है कि यहाँ पे नंबर सेम है, ठीक है ना। तो नॉट रीइश्यूड वाले नंबर कितने आ गए, 500 शेयर्स। अब 500 शेयर्स के ऊपर मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट कितना होगा, सीधी सी बात है, पारस ने कितना पैसा नहीं दिया मुझे, पारस ने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। अब एप्लीकेशन का जितना भी पैसा बनता होगा और इनटू में उसके नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से वाले, ये वाले, है ना, नॉट रीइश्यूड वाले, तो वो वाला अमाउंट बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, फायदा उन शेयर्स के ऊपर जो मैंने रीइश्यू नहीं करे, ठीक है ना। सो अब फाइनल फॉर एप्लीकेशन का पैसा कितना होगा, देखो भी सिंपल सी बात है। अब टोटल एक शेयर कितने का था, 8 रुपये का, ठीक है। अब उसमें से मैंने 3 रुपये अलॉटमेंट का हटा दिए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हटा दिए, तो बचे कितने, बचे बेटा 3 रुपये, तो यानी कि एप्लीकेशन पे मुझे उससे कितना पैसा मिला होगा, 3 रुपये, ठीक है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 500 इंटू 3 रुपये, यानी 1500 रुपये का मेरे को क्या हुआ होगा, फ़ायदा। ये सीधा अमाउंट मेरा कहाँ आ जाएगा, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा कितना, यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 500 इंटू 3 रुपीज़, ठीक है। ये अमाउंट आएगा बेटा 1500 रुपीज़। सो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, किसका टोटल, इन दोनों का टोटल, ठीक है ना। इन दोनों का टोटल अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 673,500। ये अमाउंट ऐसा है जो मेरा बेसिकली सीधा नेट अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आएगा ये 673,500,
तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।